की वीडियो में बात करेंगे रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशंस और साथ ही रेशियो एनालिसिस को यूज़ करने के लिए जो प्रिकॉशंस या सावधानियाँ जो हमें रखनी चाहिए हम उनकी बात करेंगे। लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखनी है और साथ में रेशियो एनालिसिस के जो प्रिकॉशंस हैं उनको भी ध्यान में रखी जाएंगी, तभी रेशियो एनालिसिस की टेक्निक बहुत ही यूज़फुल हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। देखिए, वित्तीय अनुपात विश्लेषण किसी संस्था के प्रबंध को एवं संस्था में हित रखने वाले विभिन्न पक्षकारों के लिए हम ये मानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। लेकिन इसका जो महत्व है, उद्देश्य के अनुसार वित्तीय अनुपातों को सही पहचान करना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही इनका जो कैलकुलेशन है उसमें भी सावधानी होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी इनको सही रूप में उपयोग किया जा सकता है। और अनुपातों के रूप में यदि वित्तीय विश्लेषण की बात करें तो हम ये मानते हैं कि दो धारी तलवार के समान है, क्योंकि अगर यदि ये रेशियो एनालिसिस किसी लापरवाह और अयोग्य या अनुभवी गैर अनुभवी विश्लेषक अगर करता है तो इससे क्या हो सकता है, गलत और भ्रामक निष्कर्ष निकल सकते हैं। इसलिए अनुपातों की परिकलन एवं उनके उपयोग से जुड़ी हुई जो सामान्य कमियां हैं या सीमाएं, उनकी जानकारी होना भी बहुत ही जरूरी है। या मैं कह सकते हैं कि अनुपात विश्लेषण के केवल साधन होते हैं, साध्य नहीं होते। इट मीन्स अनुपात अपने आप में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता, बल्कि जो विशेषज्ञ होते हैं उनकी सहायता से ही इनके निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। और कब, जबकि वो बहुत ही योग्य होगा। एक अच्छा अनुभवी विशेषज्ञ ही अनुपात विश्लेषण की सहायता से सही और उपयोगी निष्कर्ष निकालने में सफल होते हैं। और यदि ये है कि कुछ विशेषज्ञ ऐसे होते हैं जिनको उनका ज्ञान नहीं होता, वो अनुभवी नहीं होते हैं, तो ये एक भ्रामक और दिशाहीन निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जिससे कि जो हमें यूज़ करने हैं जिन उद्देश्यों के लिए, वो दिशा ही भटक सकती है। तो इस तरह से अनुपात विश्लेषण का उपयोग करने से पूर्व कुछ सावधानी रखनी चाहिए, कुछ इसकी सीमाएं हैं उनकी हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लिमिटेशंस की बात करेंगे। तो लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड। यदि अनुपात विश्लेषण की बात करते हैं तो सभी फर्मों के लिए प्रमाप अनुपातों का निर्धारण एक कठिन कार्य है। क्यों? क्योंकि व्यावसायिक उपक्रमों की परिस्थितियाँ क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। सभी जो व्यावसायिक उपक्रमों की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती, अतः इनके लिए प्रमाप अनुपातों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। क्लियर? नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग लिमिटेशन। देखिए, जो अकाउंटिंग लिमिटेशंस हैं उनका इफेक्ट भी इस पर पड़ता है। लेखांकन जो सीमाएं हैं कि अनुपातों की गणना वित्तीय विवरण पत्रों की सहायता से की जाती है, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो समांक होते हैं, जो डेटा होते हैं, उन्हीं के आधार पर अनुपातों की गणना करते हैं। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो लेखांकन अवधारणाओं, परंपराओं, मान्यताओं और संकल्पनाओं तथा हम ये कहेंगे कि व्यक्तिगत निर्णयों पर आधारित होते हैं। अतः इन सभी का प्रभाव भी क्या होता है, अनुपातों पर 100% आता है। वे सभी कमियां जो एक लेखा विभागों में हो जाती हैं, वो सभी कमियां अनुपातों में भी, अनुपात विश्लेषण में भी होंगी। सिंगल रेशियो इटसेल्फ इज मीनिंगफुल। देखिए, कोई भी रेशियो जो सिंगल है वो अपने आप में पूर्ण नहीं होता। उसके द्वारा कोई भी जो निर्णय लिया जाएगा वो महत्वहीन हो जाएगा। तो एक अकेला अनुपात सीमित महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि कोई भी उससे कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। और ये कह सकते हैं कि केवल एक अनुपात किसी भी संस्था की पूर्ण स्थिति हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करता। समस्या से संबंधित सभी अनुपातों का विचार करके ही हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। तो जो एक विशेषज्ञ है जो इन अनुपातों का विश्लेषण कर रहा है, उसको यह देखना चाहिए कि एक अनुपातों के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, जो स्थिति हम जो सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वो भ्रामक हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक अकेला अनुपात अपने आप में अर्थहीन होता है, वह संपूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करता किसी भी संस्था की। तो आसपास के जो सभी रेशियो उनको ध्यान में रखना चाहिए। लैक ऑफ एब्सोल्यूट मेजरमेंट, निरपेक्ष माप का अभाव। क्योंकि जो अनुपात विश्लेषण है उसके अंतर्गत केवल सापेक्ष माप की जानकारी होती है, जिसके आधार पर एक आधार संख्या का दूसरी संख्या से संबंध स्थापित किया जाता है, क्योंकि रिलेशन स्थापित किया जाता है। किंतु रेशियो एनालिसिस निरपेक्ष माप प्रदान करने में असमर्थ होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए कि करंट रेशियो में ये बताता है कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज की कितनी गुना है, किंतु हमें यह नहीं बताता कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज कितने हैं, वो हमें नहीं बताता। नेक्स्ट है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग।
सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ऊपरी दिखावा होता क्या है। जो हम पहले भी बता चुके हैं फाइनेंशियल एनालिसिस में कि ऐसी गतिविधियाँ होती हैं जिसके अंतर्गत लेखों में महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर इस प्रकार से हेराफेरी कर दी जाती है कि फाइनेंस स्टेटमेंट संस्था की वास्तविक स्थिति की तुलना में बेहतर स्थिति को प्रदर्शित कर सके। तो इन आंकड़ों पर आधारित अनुपात भी अविश्वसनीय होते हैं। क्यों? क्योंकि सभी जो स्टेटमेंट है हम ये मानते हैं कि वो विंडो ड्रेसिंग होती है और उनके आधार पर जो अनुपात विश्लेषण से जो परिणाम निकाले जाते हैं वो भ्रामक होते हैं। तो वित्त विशेषज्ञ जो होते हैं उनको अनुपात विश्लेषण करने से पूर्व प्रबंधकों से ये स्पष्ट जानकारी ले लेनी चाहिए कि वित्तीय विवरण जो विंडो ड्रेसिंग से तो प्रभावित नहीं है, और यदि है तो उसी के अनुसार विश्लेषण कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस है वो पूर्णतः संख्याओं पर आधारित होते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी आंकड़े दिए जाते हैं उन्हीं के आधार पर रेशियो एनालिसिस किए जाते हैं और इनके परिणाम भी संख्याओं में ही होते हैं, जिसके कारण लिए गए निर्णयों में परिणात्मक पहलुओं की मतलब जो क्वांटिटिव जो पहलू है उसकी अधिकता अधिक होती है तथा जो गुणात्मक तथ्य है जो क्वांटिटिव है वो उन तथ्यों का अभाव होता है, क्वालिटी तथ्यों का अभाव होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि अनुपात विश्लेषण से यह जानकारी तो मिल जाती है कि ग्राहकों को किस सीमा तक कितनी अवधि के लिए उधार देना चाहिए, लेकिन जब ये उधार दिया जा रहा है तो इसमें जोखिम का कितना भाग है, जोखिम किस सीमा तक है, जोखिम कितनी रहेगी इसमें, इसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाती। तो ये इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस की अभाव होता है। मैं मीडिया ऑफ इंटरप्रिटेशन ये केवल निर्वचन का साधन मात्र है। अनुपात विश्लेषण वित्तीय विशेषज्ञों के लिए निर्वचन का एक साधन मात्र है। क्यों? क्योंकि वित्तीय विशेषज्ञों को अनुपात विश्लेषण को साधन मानकर निकाले गए परिणामों की पूर्णतः छानबीन करनी चाहिए, तत्पश्चात ही निष्कर्ष निकाले जाने चाहिए। क्लियर? नाउ कंसेप्चुअल डाइवर्सिटी। अनुपात विश्लेषण गणना में प्रयुक्त जो अवधारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, उसमें विविधता के कारण क्या होती है, अनुपातों की गणना करने पर उन अनुपातों में भिन्नता आ जाती है। तो इसमें क्या होते हैं, अवधारणात्मक विविधता हो जाती है। जैसे हम ये मानते हैं कि जो शेयर कैपिटल है, करंट लायबिलिटीज़ है, इस माने कि प्रोप्राइटर फंड्स हैं आदि से संबंधित जो भिन्न भिन्न अवधारणा है वो सभी अवधारणाओं से अनुपात भी प्रभावित होते हैं। फिर इफेक्ट ऑफ एनालिसिस एबिलिटी। इट मीन्स कि जो एनालिसिस कर रहा है जो विशेषज्ञ है उसकी जो योग्यता है उसका प्रभाव भी इस पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि अनुपात विश्लेषण क्या है, साधन है, साध्य नहीं है। तो विशेषज्ञ की योग्यता और अनुभव में अगर कोई अंतर आ जाता है और उनके विचारों में अंतर आ जाता है तो अनुपातों के विश्लेषण परिणामों पर वो प्रभाव भी स्वाभाविक रूप से पड़ता है। या हम ये कह सकते हैं कि अनुपात विश्लेषण का निर्वचन विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किया जाता है और विभिन्न प्रकार से किया जाता है। तो अनुपातों को विश्लेषण तथा निर्वचन एक विशेषज्ञ की व्यक्तिगत योग्यता तथा जो उसकी चातुर्यता है उस पर निर्भर करता है। अतः पक्षपात की संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता। और लास्ट इसमें बात कर सकते हैं हिस्टोरिकल एनालिसिस कि जो अनुपात हैं वो क्या होते हैं, हिस्टोरिकल एनालिसिस होते हैं। इट मीन्स अनुपात विश्लेषण जो किया जाता है वास्तव में ऐतिहासिक विश्लेषण ही है। यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सहायता से तैयार किया जाता है और लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो लेखा अभिलेख पूर्णतः हिस्टोरिकल नॉलेज ही हमें देते हैं। अतः सभी जो रेशियो है तो उन पे हिस्टोरिकल प्रभाव भी पड़ता है। अनुपात विश्लेषण में संस्था की वर्तमान स्थिति को ध्यान में नहीं रखा जाता। क्लियर? अब हम बात करेंगे इसके प्रिकॉशंस की कि अनुपात विश्लेषण क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या क्या सावधानी है जो इनको यूज़ में करते समय रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अनुपातों की गणना संख्याओं में होती है तथा इसके परिणाम भी संख्याओं में ही निकाले जाते हैं और हम ये सभी जानते हैं कि संख्या कुछ भी हमें नहीं बताती जब तक कि उनका इंटरप्रिटेशन सही ढंग से नहीं किया जाता। और अनुपातों का जो प्रयोग है पूर्णतः व्यक्ति की योग्यता और सोच पर निर्भर करती है। इससे अनुपातों को उपयोग करते समय
उनसे अगर सही ढंग से इंटरप्रेट नहीं किया जाता तो अनुचित प्रयोग से भ्रामक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। तो कुछ उनमें सावधानियां हैं जो हमें रखनी चाहिए। सबसे पहले जो सावधानी, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल रेशियो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस। इट मीन्स जो सुटेबल रेशियो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो ऑब्जेक्ट हम चाह रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट से हम एनालिसिस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो सुटेबल रेशियो को आइडेंटिफिकेशन किया जाना चाहिए, तभी अनुपात विश्लेषण जो कर रहे हैं वो सही ढंग से किया जा सकता है। इसकी और अच्छे से समझ लीजिए कि विश्लेषण उद्देश्य के अनुरूप अनुपातों की पहचान होनी चाहिए। जिस उद्देश्य से वित्तीय विश्लेषण किया जा रहा है उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त अनुपातों की पहचान करनी चाहिए तथा उनका सही मान करना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड अननेसेसरी रेशियो एनालिसिस, कि जो रेशियो एनालिसिस हम कर रहे हैं तो उसमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो हम जिन रेशियो को बात कर रहे हैं उनमें उन्हीं रेशियो को ध्यान में रखना चाहिए जिन रेशियो की हमें उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए आवश्यक है। इट मीन्स वित्तीय विवरण पत्रों की सूचनाएं समस्त पक्षकारों तथा उनके विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि समस्त अनुपातों का जो कैलकुलेशन है उन सभी का निर्वचन किया जाए। ये ध्यान में रखना चाहिए कि उद्देश्यपूर्ण विश्लेषण का अर्थ है कि जिस उद्देश्य हेतु विश्लेषण करना है उसी उद्देश्य से संबंधित अनुपात का कैलकुलेशन करना चाहिए तथा उन्हीं के आधार पर उसकी व्याख्या भी करनी चाहिए। अनावश्यक अनुपातों का विश्लेषण, उनका निर्वचन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड। अनुपात विश्लेषण की गणना करते समय हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है अनुपातों की गणना में तुम्हें उसमें लोचशीलता रखनी चाहिए ताकि परिस्थितियों के अनुसार प्रबंधकीय आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन कर सके। जो स्टैंडर्ड है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि उनको आवश्यकता अनुसार उसमें चेंज किया जा सके। क्यों? क्योंकि अगर सिचुएशन चेंज हो जाती है, यह हम बात मानते हैं कि व्यवसाय संस्था के परिकलित अनुपातों की तुलना है तो चयनित जो संबंधित अनुपात हैं उसके प्रमापित मापों में सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों द्वारा निर्धारित किए गए प्रमापों के मान लचीली प्रकृति के होते हैं, अर्थात थोड़े बहुत ऊंचे नीचे हो सकते हैं। अतः अनुपातों के प्रयोग के मान में व्यवसायिक परिस्थितियों एवं बदलती हुई मान्यता के अनुरूप आवश्यक संशोधन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है एबिलिटी ऑफ एनालिसिस टू आइडेंटिफाई एंड असेस द लेवल ऑफ वीकनेस ऑफ फाइनेंशियल डाटा। विशेषज्ञ में लेखा समूहों की कमजोरियों की पहचान करने की योग्यता होनी चाहिए। इट मीन्स विशेषज्ञ को यह जानकारी होनी चाहिए कि किन किन वित्तीय समूहों से क्या क्या और किस किस तरह की जो गड़बड़ी है या फिर जो गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन है वो किया जा सकता है या हो सकता है, तथा जो ये गड़बड़ हो रहा है, जो ये गलत तरह से उसका प्रयोग किया जा रहा है, उसका प्रभाव किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है या उसको किस प्रकार शून्य किया जा सकता है। इसलिए अनुपात विश्लेषण एवं निर्वचन का कार्य योग्य और अनुभवी एनालिसिस के द्वारा ही किया जाना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, भ्रामक निष्कर्ष निकलने की पूरी संभावना होती है। फिर टाइमली कंप्यूटेशन एंड कम्युनिकेशन। उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक अनुपातों का आकलन और संकलन दोनों क्या होने चाहिए, समय पर होने चाहिए और यथाशीघ्र होने चाहिए। समय पर अनुपात सूचना उपलब्ध होने से क्या होता है, वो उपयोगी होती है, अन्यथा क्या होता है, अगर एक बार समय निकल जाता है और उसके बाद अगर हमें सूचना मिलती है और अनुपातों की जानकारी होती है तो उसका कोई भी महत्व नहीं रहता। इसलिए समय बहुत ही ज़रूरी है। समय के आधार पर ही उन जो अनुपात हैं उनका सही ढंग से उनको यूज किया जा सकता है। या हम ये कह सकते हैं कि अनुपात विश्लेषण का से आधारित ज्ञान का अगर हमें लाभ उठाना है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि जैसे ही वित्तीय संबंध उपलब्ध हो जाएं उनका विश्लेषण कर दिया जाए और अनुपातों का संवहन उन्हीं पक्षकारों को देना चाहिए जिनके लिए उपयोगी है। परंतु शीघ्रता करने के साथ साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पूर्ण और विश्वसनीय वित्तीय समूहों की उपलब्धता एवं अनुपात का कैलकुलेशन की सार्थकता पर संदेह नहीं होना
चाहिए। फिर चेंजेस अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखिए कंडीशन के अकॉर्डिंग भी ये चेंज करने जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि अनुपातों का प्रयोग परिस्थितियों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। समय एवं परिस्थिति के अनुसार अलग अलग अनुपातों की गणना एवं प्रयोग होने चाहिए। संस्था में शुरू में कम अनुपातों का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि वही उचित रहता है, क्योंकि वो उसमें कम डेटा होते हैं। लेकिन अगर विस्तार हो जाता है तो उसके साथ आवश्यकता अधिक अनुपातों की गणना की जानी चाहिए, तभी एक संस्था की सही स्थिति का जानकारी मिल सकती है। क्लियर? एडजस्टमेंट ऑफ चेंजेस इन प्राइस लेवल, क्यों? क्योंकि मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन, इससे क्या होता है, जो प्राइस लेवल है उसमें परिवर्तित होता रहता है, इसलिए मूल्य स्तर में परिवर्तन का समायोजन भी इसमें होना चाहिए। अनुपात विश्लेषण करते समय, अनुपातों का विश्लेषण करते समय और निष्कर्ष निकालते समय समय के अनुसार मूल्य स्तर में जो परिवर्तन आए हैं उन परिवर्तनों को आवश्यक रूप से समायोजन किया जाना चाहिए, तभी हम किसी जो समंक है उसके आधार पर सही स्थिति की जानकारी कर सकते हैं और उसके आधार पर सही तरह से उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, तभी एक हमें सही रिजल्ट मिल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। देखिए प्रेजेंटेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लेखा अनुपातों का महत्व और उसकी उपयोगिता बहुत कुछ उसके प्रेजेंटेशन जो मेथड उस पर निर्भर करती है। और अनुपातों का जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत उचित और व्यवहारिक तकनीक से किया जाना चाहिए, अन्यथा क्या होंगे, ये अनुपयोगी साबित हो सकते हैं। और जब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन टेक्निक की, तो उसके साथ साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो अनुपात चाहिए वे ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। अगर अनावश्यक रूप से अनुपातों को प्रेजेंट कर दिया जाता है तो उपयोगकर्ताओं को उनको समझने में, उनको उपयोग करने में कठिनाई आ सकती है। तो इस तरह से अनुपात विश्लेषण की कुछ सीमाएं हैं और उसकी कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। अनुपात विश्लेषण की जो सीमाएं हैं बहुत है, उनके प्रिकॉशंस भी हैं, फिर भी यह एक व्यावसायिक उपक्रम के लिए वित्त विश्लेषण के बहुत ही उपयोगी है तथा इनका वित्त विश्लेषण के द्वारा व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। और यदि अनुपातों के उपयोग में सावधानी का प्रयोग किया जाए तो इन्हें बहुत ही अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से रेशियो एनालिसिस किसी भी व्यवसायिक संस्था के इंटरप्रिटेशन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक है, उसकी सीमाओं